नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान के पेपर नंबर 4 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और इसमें जो पेपर नंबर 4 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे अति लघुत्तरीय के हों, चाहे लघुत्तरीय के और चाहे दीर्घोत्तरीय के, सभी को हम एक वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अति लघुत्तरीय में प्रश्न को लिखेंगे, लघुत्तरीय में कैसे लिखेंगे, और साथ ही साथ जो छोटे छोटे प्रश्न हमें पता है उनको दीर्घोत्तरीय में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर के आपको अंत तक बने रहना है। काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर पेपर नंबर 4 के ना तो वीडियोस मिल रहे हैं और साथ ही साथ ना इनकी सीरीज मिल पा रही है। ठीक है, तो ये मैं आपके लेकर के आया हूं। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो आपको क्या करना है, वहां का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और आपको पेपर नंबर 4 से मिला लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 4 का नाम शिशु उत्तेजना कार्यक्रम है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, आराम से तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर देख लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, ये आपको जरूर मिला लेना है। इससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप यहां से आंख मूंद कर विश्वास कर लेंगे कि सर आपने पेपर नंबर 4 की तैयारी बहुत अच्छे से तैयारी करवाई और आपने प्रश्न को अच्छे से समझा भी दिया और मैं जाकर के वहां पे क्वेश्चन को चीर फाड़ के रख दूंगा। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र आता है, आप घबरा जाते हैं देखकर कि भैया जो सर ने बताया था उसमें से तो एक भी प्रश्न मेरे सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने वहां पर पहले सिलेबस नहीं मिलाया था, आपने पेपर का नाम नहीं मैच किया था। इस वजह से आपका क्वेश्चन यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। जब आपके वहां पर पेपर नंबर 4 का नाम शिशु उत्तेजना कार्यक्रम होगा ही नहीं, तो यहाँ के क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को कैसे मिलेंगे? ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें भैया, एक बार जरूर मैच करा लें किससे, जो है अपने सिलेबस से। ठीक है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जरूर मैच करा ले। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने भैया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि नवजात काल क्या है, आपको यहां पर बताना है। ठीक है, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। हाँ, नवजात काल क्या है आपको यहां पर बताना है। तो आपको यहां पर बताना है कि यह अवस्था जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, डिलीवरी हो जाती है किसी महिला की, तो जो बच्चा जन्म लेता है तो 2 सप्ताह का समय होता है, स्टार्टिंग का 2 सप्ताह का जो समय होता है वो नवजात काल कहलाता है। यह अवस्था विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था होती है। जो डेवलपमेंट होता है, बच्चा जिसमें विकसित होता है, ठीक है, उसमें सबसे जो छोटी अवधि है वो आपकी कौन सी है? नवजात काल है। ठीक है, बात करते हैं, इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आहार नल कटने के पहले की अवस्था और दूसरा आहार नल कटने की बाद की अवस्था। जैसे जब बच्चा डिलीवरी होती है किसी महिला की, बच्चा बाहर आता है तो उसके नाभि के साथ में जो है क्या होता है भैया कि एक आहार नल जुड़ी होती है, आहार नाल जुड़ी होती है, जिससे माँ के पेट में बच्चा पोषण के तत्व या आहार वगैरह अपने लिए पाता रहता है और धीरे धीरे वो ग्रोथ करता रहता है। लेकिन जब वो माँ के पेट से बाहर आ गया तो वो आहार नाल काट दिया जाता है। तो काटने से जो पहले की अवस्था होती है वो नवजात काल की पहली अवस्था कहलाती है, और काटनी जब वो आहार नाल कट जाती है और उस पर क्लिप वगैरह लगा दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो उसके बाद की जो अवस्था होती है वो नवजात काल की दूसरी अवस्था होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है भैया कि पार्चुनेट अवस्था क्या है, आपको यहां पर बताना है। तो आप सभी को पता है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उससे 15 से 20 मिनट का जो समय होता है जन्म लेने के बाद, ठीक है, वह अवस्था पार्चुनेट कहलाती है। इस अवस्था के दौरान क्या होता है, शिशु जो है भैया वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। मतलब चूंकि अभी तक मां के पेट में था, उसको आहार वगैरह जो है खाने पीने नहीं पड़ते थे, सीधा डायरेक्ट नली के द्वारा मिल जाया करता था, सब कुछ उसको अलग सा लगता था, वहां पे अंधेरा वगैरह रहा। अब बाहर आया, एकदम चौंक गया, भैया हम कहाँ आ गए। तो जो बाहर का वातावरण होता है उससे वो समायोजन नहीं कर पाता है, एकदम से अजीब सा उसको फील होने लगता है। अर्थात एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि शिशु एक परजीवी बना रहता है। परजीवी मतलब क्या हुआ, जो इस वातावरण में ना रह रहा हो, दूसरे वातावरण से किसी दूसरे पहले वातावरण से दूसरे वातावरण में अगर कोई चला जाए तो उसको परजीवी कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कोई एलियन हमारे पृथ्वी पे आ जाए तो वो हमारे लिए परजीवी होगा, हम किसी दूसरे ग्रह पे चले जाए तो वहाँ के जीवों के लिए हम परजीवी हो जाएंगे। ठीक है, तो वो परजीवी रहता है जब तक उसकी गर्भनाल को काटकर बांध नहीं दिया जाता है। ठीक है,
तो क्या होता है कि जब तक उसकी गर्भनाल गर्भनाल कह रहे हाँ गर्भनाल जो है मतलब कि जो बताया नहीं उसकी नाभि से बच्चे के जुड़ा रहता है जिससे आहार वगैरह आहार नाल भी से कहते हैं या आप गर्भनाल कह सकते हैं, तो उसको काट के बांध दिया जाता है, तब तक वो क्या रहता है, परजीवी रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न के बारे में। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है नियोनेट अवस्था क्या है, आपको यहाँ पर बताना है नियोनेट अवस्था के बारे में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि गर्भनाल के कटने के बाद से लेकर के 2 सप्ताह तक का जो समय होता है, जो अवधि होती है, उसे हम नियोनेट अवस्था कहते हैं। गर्भनाल कटते ही शिशु क्या होता है, स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर एक चीज आप देख पाए होंगे कि देखिए पहले नवजात काल को हमने किस में बांटा भैया, 2 भागों में बांटा। पहला क्या बांट दिया, आहार नल कटने से पहले और आहार नल कटने के बाद जो है 2 पीरियड्स में हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। तो जो पार्चुनेट है वो क्या बोल रहे हैं कि 15-20 मिनट का समय होता है और इसमें क्या होता है, आहार नल कटने के पहले का समय होता है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि नवजात काल का जो पहला पीरियड है वो आपका पार्चुनेट कहलाता है और जो दूसरा पीरियड है मतलब आहार नल कटने के बाद 2 सप्ताह का जो समय होता है, ठीक है, 2 सप्ताह का जो समय होता है वो आपका क्या कहलाता है, नियोनेट अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले प्रश्न से ही इन दोनों प्रश्न को जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको इसी प्रश्न को दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में लिखना हो तो आप बहुत ही आसानी तरीके से लिख पाएंगे कि पहले आप नवजात काल के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद उसको 2 भागों में बांटेंगे, एक आहार नल कटने से पहले का और एक आहार नल कटने के बाद का। जब आहार नाल आपका काट दिया जाता है तो उसको नियोनेट कहते हैं और आहार नाल कटने के पहले को पार्चुनेट कहते हैं। और इन्हीं चीज़ों को आप विस्तृत करते हुए चले जाएंगे तो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आराम से बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको लिखने की कला है, आपके अंदर लिखने की कला है मतलब बहुत अच्छे से अगर आप लिख पा रहे हैं, चीज़ों को बता पा रहे हैं, स्पष्ट चीज़ों को समझा पा रहे हैं, हेडिंग्स वगैरह अच्छे से लिख ले रहे हैं, तो कोई भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है अगर उसको हेडिंग्स अच्छे से दिखाई पड़ती हैं, सब कुछ समझ में आता है कि जो कुछ भी बताया गया सब कुछ बढ़िया से बताया गया है, तो वो इतना बेदर्दी नहीं होता है कि वो आपका नंबर काट लेगा, वो आराम से आपको नंबर दे देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि शिशु काल अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है, शिशु काल अवस्था के बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे गर्भाधान के दूसरे माह के बाद से जन्म प्रक्रिया तक की अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है, शिशु काल अवस्था कहलाती है। मतलब जब माता क्या करती है, गर्भ धारण कर लेती है, कोई भी स्त्री जब गर्भ धारण कर लेती है तो उसके दूसरे माह से जो समय शुरू होता है और लगभग 9वें माह में क्या होता है, बच्चा जन्म ले लेता है। तो उस समय का 2 से लेकर के 9 मतलब कि जो 7-8 महीने का जो ये पीरियड होता है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, शिशु काल कहलाता है। इस अवस्था में शिशु क्या है, पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। मतलब ये 7-8 महीने में क्या होता है कि जैसे मनुष्य के पास हाथ पैर आंख नाक कान ये सब कुछ होते हैं, ये सब कुछ बन के तैयार हो जाते हैं, वो एक मनुष्य का स्वरूप क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, इसी जो है शिशु काल अवस्था में ही। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कोलोस्ट्रम क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे प्रसव प्रक्रिया, जिसे डिलीवरी आप कहते हैं, प्रसव प्रक्रिया के बाद स्तनों से जो पहला दूध निकलता है भैया, वही आपका क्या कहलाता है, कोलोस्ट्रम कहलाता है। इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसका रंग पीला या संतरी और गाढ़ा होता है। इस दूध से नवजात शिशु को कई तरह के लाभ मिलते हैं तथा शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है भैया, बढ़ जाती है। देखिए पहले जब आपके घर पे रेडियो वगैरह होता था, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे बाजा कहा जाता था, वो होता था, तो उस पर हम लोग मैच वगैरह सुना करते थे या न्यूज समाचार ये सब सुना करते थे, आकाशवाणी वगैरह आती थी। ठीक है, तो उसमें एक ऐड आता था बीच बीच में कि बच्चे को क्या करें भैया, माँ का जो पहला दूध है, ठीक है, उसे जरूर पिलाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो वही है, वो क्या करता है कि बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है भैया, वो क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको वो मजबूत कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसलिए बहुत अनिवार्य है, इसका सरकार ने जो है बहुत जागरूकता भी फैलाई इस चीज़ को लेकर के, और साथ ही साथ अब तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस वजह से जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं, कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि विनिंग क्या होता है, आपको यहां पर बताना है विनिंग के बारे में। तो आप लिखेंगे विनिंग का मतलब क्या होता है, शिशु को मां के दूध के साथ अन्य आहार देना। जब हम क्या करते हैं, शिशु को, जो छोटा बच्चा होता है, उसको मां के दूध के साथ साथ हम जो दूसरे आहार देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि दाल का पानी, ठीक है, स्टार्टिंग में जो दाल का जो पानी होता है बना के निकाला जाता है ना, उसको पिलाना शुरू कर देते हैं, जूस वगैरह
देना शुरू कर देते हैं या हल्के नरम भोजन देने शुरू कर देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वीनिंग कहलाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया सामान्यतया 6 माह पर शुरू की जाती है। 6 माह के बाद बच्चे को दूसरे आहार देना शुरू कर देना चाहिए। 6 माह के बाद सिर्फ माँ के दूध से शिशु की खुराक पूरी नहीं होती है, उसे जरूरी विटामिन जैसे कि विटामिन सी और लौह लवण की पूर्ति के लिए अन्य आहार देना आवश्यक होता है। मतलब बोल रहे हैं कि जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसका जो आहार है वो पूरा नहीं हो पाता है माँ के दूध से, तो उसको जैसे कि विटामिन सी वगैरह देना होता है। ठीक है, विटामिन सी देते हैं या आयरन वगैरह जो देना होता है, तो उन सारी चीज़ों की कमी होने लगती है, तो इस वजह से उसको बाहरी आहार या फिर पोषण तत्व दिए जाने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि दाल का पानी, ठीक है, कुचले हुए फल आदि, ये सब क्या करते हैं, बच्चे को दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप वहां पर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है आपसे यहां पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सेट कर दें। हाँ, अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है कि डिंबा अवस्था को समझाइए। डिंबा अवस्था क्या होती है आपको यहां पर बताना है, जिसे बीजावस्था भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीजावस्था के नाम से भी संबोधित करते हैं। यह अवस्था गर्भधारण, ठीक है, गर्भधान अथवा निषेचन से प्रारंभ होती है। ठीक है, और 15 दिन तक चलती है। मतलब जब माँ गर्भ को धारण करती है, कोई स्त्री गर्भ को धारण करती है, तो जो स्टार्टिंग के 5 कह रहे 15 दिन का जो समय होता है वही आपका क्या कहलाता है, डिंबावस्था कहलाता है। इसमें बोलते हैं गर्भस्थ जीव अंडे के आकार का होता है, जिसे जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जायगोट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अंडे के आकार का क्या होता है, जीव बन जाता है, और इसी को हम जायगोट कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले जायगोट किसे कहा जाता है तो आप आराम से बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बोलते हैं इसका आकार क्या होता है, आल्पिन के सिरे के बराबर होता है। आल्पिन का जो सिरा आपने देख रखा है, ठीक उसी के बराबर इसका आकार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है कि पूरक आहार क्या होता है, आपको यहां पर बताना है। ठीक है, पूरक आहार के बारे में तो आपको लिखना है कि माँ के दूध या फार्मूला मिल्क के अलावा नरम और आसानी से खाए जाने वाले भोजन को पूरक आहार कहते हैं। मतलब बोल रहे हैं माँ के दूध को देते हैं या फिर फार्मूला मिल्क, जैसे कि पाउडर वगैरह वाला जो मिल्क होता है ना, डब्बे वगैरह का आता है, वो सब तो देते ही हैं। साथ साथ आप क्या करते हैं, नर्म और आसानी से खाए जाने वाले आहार जब बच्चे को आप आराम से देने लगते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूरक आहार कहते हैं। जैसे कि उसमें फलों का रस भी आता है, पके फलों के गूदे आते हैं, सब्जियों का सूप आता है, उबली हुई सब्जियां आती हैं, ये सारी चीजें पूरक आहार के अंतर्गत आती हैं। संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का जो है संतुलित मतलब कि ठीक ठाक पोषण हो, तो उसके लिए आपको जो है पूरक आहार बहुत जरूरी हो जाता है। दूध के अतिरिक्त जो भी आहार शिशु को दिया जाता है उसे पूरक आहार कहते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि दूध तो हम पिलाते ही हैं, साथ ही साथ दूध के अलावा जो आहार दिए जाते हैं, दूध के अलावा, तो उनको हम क्या कह देते हैं, पूरक आहार के नाम से संबोधित कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका पूरक आहार भी यहां पर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रारंभिक उत्तेजना क्या है, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि प्रारंभिक उत्तेजना बच्चे को ऐसी गतिविधियां प्रदान करने में मदद करती हैं जो उसे न्यूरो डेवलपमेंट को मजबूत करती हैं। मतलब बोल रहे हैं प्रारंभिक उत्तेजना हम क्या कह सकते हैं, बच्चे की ऐसी गतिविधि जो क्या करती है भैया, उसके न्यूरो डेवलपमेंट को मजबूत करती है। न्यूरो डेवलपमेंट उसके हाथ की मसल्स को, आप एक तरीके से कह सकते हैं मसल्स को क्या करती है, वो मजबूत करती है। ठीक है, हड्डी और मसल्स को मजबूत करती है, जैसे हाथ पैर चलाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब क्या कहती हैं, प्रारंभिक उत्तेजना कहलाती हैं। प्रारंभिक उत्तेजना विभिन्न उम्र के शिशु की कुछ विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम या गतिविधियों का समूह है। ठीक है, जैसे आप बच्चे को देखते हैं क्या करते हैं, किसी गाँव में जब आप देखते होंगे कोई बुजुर्ग माता जी हैं, हमारी दादी जी हैं, वो जब बच्चे को तेल वगैरह लगाती हैं, ठीक है, तो क्या करती हैं, उसके हाथ पैर को खूब घुमाती हैं। ठीक है, बच्चे को खूब पैर को इधर करना, हाथ को घुमाना, ये सारा कार्य जो करती हैं, इसी को हम प्रारंभिक उत्तेजना के नाम से जानते हैं। और ये करना बहुत आवश्यक हो जाता है, इसी से उनकी मसल्स को मजबूती मिलती है, न्यूरो डेवलपमेंट मजबूत होता है उनका बच्चों का। ठीक है, तो इसलिए प्रारंभिक उत्तेजना को आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर अगला प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है डिस्लेक्सिया डिस्लेक्सिया क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे डिस्लेक्सिया एक अधिकतम अक्षमता या
डिसलेक्सिया जो है क्या है, एक अधिगम अक्षमता या अधिगम विकलांगता है। मतलब बच्चा जब किसी चीज को सीखने में असमर्थ हो जाता है, एक तरीके से जब बच्चा सीखने में, चूंकि उसी उम्र के बच्चे किसी चीज को बड़ी आसानी से सीख पा रहे हैं और कोई बच्चा है जो सीख ही नहीं पा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं भैया। इसमें क्या होता है कि अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम सीखने के अंदर विकलांगता आ जाती है। बोलते हैं डिसलेक्सिया एक पठन संबंधित विकार है। क्या है, पढ़ने से संबंधित विकार होता है। डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वो अच्छे से चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं, वह शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं भैया। जैसे कोई शब्द है उनको ठीक से वो बोल नहीं पा रहे, उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, उन बच्चों को कहा जाएगा उनको डिसलेक्सिया हुआ है। ठीक है, डिसलेक्सिया, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। हालांकि छोटे से बच्चे को अगर आप डिसलेक्सिया वर्ड बुलवाएंगे तो शायद वो नहीं बोल पाएगा, इतने बड़े वर्ड नहीं, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मल है, सभी लोग बोल पाते हैं, बट उस उम्र के बच्चे बोल ले जाते हैं, बट वो बच्चा नहीं बोल पाता है, तो इसलिए उसको कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गर्भ में बच्चे का दिमाग कब विकसित होता है। मतलब जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो कब उसका जो है दिमाग विकसित होता है। तो लिखेंगे, कुछ शोधों के अनुसार भ्रूण का मस्तिष्क गर्भाधान के 3 हफ्ते के बाद ही बनना शुरू हो जाता है। मतलब बोल रहे हैं जब माता गर्भ धारण करती है उसी के 3 हफ्ते के बाद ही क्या होता है, मस्तिष्क बनना बालक का क्या होता है, शुरू हो जाता है। गर्भावस्था के 24वें हफ्ते से लेकर के 32वें हफ्ते तक के दिमाग में तेजी से बदलाव होता है। मतलब बोल रहे हैं 24 जब आपका 24th वीक होता है, उसके बाद से लेकर के और 32 वीक, ठीक है, बात करें इसके बीच का जो पीरियड है उसमें क्या होता है, बच्चे के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा, बहुत जल्द ज़्यादा परिवर्तन आते हैं। जबकि 34वें हफ्ते की बात करें भैया तो उससे दिमाग में महत्वपूर्ण विकास होने लगता है, और जो 34वां हफ्ता होता है उसमें क्या होता है, बच्चे का विकास होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। 34 हफ्ता मतलब कि हो गया 34 गुणे 7, 7 चौको 28 के 8, 2 बचा, 7 त्रिक 21, 2 23, मतलब 238 दिन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, 238 दिन। चलिए, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि बच्चे के लिए उत्तेजना कितनी आवश्यक है। मतलब जो बच्चे के लिए उत्तेजना की बात करें तो कितना ज़्यादा आवश्यक है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि बच्चे की इंद्रियों के उत्तेजित करने से उसका विकास तेजी से होता है। मतलब बोल रहे हैं जितनी ज़्यादा बच्चे की इंद्रियां जो हैं उत्तेजित होंगी उतनी ज़्यादा तेजी से ही बच्चा क्या कर पाएगा, विकास कर पाएगा। ठीक है, अगला आगे यहाँ पर बोल रहे हैं कि साथ ही साथ उसका क्रियात्मक कौशल भी बढ़ता है। मतलब जितना जल्दी, जितना तेज उसकी इंद्रियां उत्तेजित होंगी उतना तेज उसका विकास होगा, और साथ ही साथ उसका जो क्रियात्मक कौशल है वो भी उतना तेज ही क्या होगा भैया, बढ़ेगा। ठीक है, शिशु उत्तेजना बच्चे के ध्यान अवधि, स्मृति, जिज्ञासा एवं तंत्रिका तंत्र के विकास को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। मतलब बोल रहे हैं जो शिशु उत्तेजना होती है, बच्चे का ध्यान कितना ज़्यादा देर तक रह पाता है, तो ये किसी चीज़ के ऊपर कितना देर तक वो फोकस्ड कर पाएगा। स्मृति मतलब याददाश्त उसकी बात करें, जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा उसके अंदर कितना होगी, तंत्रिका तंत्र के विकास को भी बात करें तो इन सारी चीज़ों को बेहतर कौन बनाता है, शिशु उत्तेजना ही क्या करता है भैया, इन सारी चीज़ों को बेहतर बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसका जवाब दे दीजिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिशु उत्तेजना चिकित्सा से किसे लाभ होता है। शिशु उत्तेजना चिकित्सा से किसे लाभ होता है, यहां पर आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के सभी बच्चे विकासात्मक देरी के साथ विकासात्मक देरी के लिए उच्च जोखिम वाले संदिग्धों को शिशु उत्तेजना कार्यक्रम से लाभान्वित किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि 1 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं जिनका विकास देरी से होता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं वो जोखिम वाले या फिर संदिग्ध होते हैं, मतलब रहता है कि ये थोड़ा कम स्लो चल रहा है इस तरीके से, तो उनके लिए शिशु उत्तेजना कार्यक्रम चलवाया जाता है और उनसे वो क्या होते हैं भैया, लाभान्वित होते हैं 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि मानव विकास की अवस्था बताइए। मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है कि जन्म के बाद से लेकर
ठीक है। बालक अनेकों विकास अवस्था से क्या करता है, गुजरता है। मानव विकास की अवस्थाएं कुछ यहाँ पर बताई गई हैं, लगभग 6 अवस्था बताई गई है, जिसमें से पहली अवस्था है नवजात काल, ठीक है। दूसरा है बचपनावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है वयः संधि अवस्था, पांचवा है किशोरा अवस्था और छठा है आपका प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है। तो इस तरीके से 6 विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं भैया, जो कहाँ से हैं, जो मानव विकास की अवस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। मस्तिष्क के, मनुष्य के दिमाग के कितने भाग होते हैं, तो बात करें भैया इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठीक है। किसके, संरचनात्मक रूप से, मतलब बनावटी रूप से देखिए, जिसमें से पहला आता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा आता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का मतलब जो आगे होता है, मध्य का मतलब जो बीच में होता है और पश्चिम का मतलब जो पीछे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, तीनों के बारे में बता दीजिएगा, ये संरचनात्मक रूप से है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगला प्रश्न पूछ रहा है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो एक नवजात मानव शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक का होता है, मतलब कि आधा किलो से भी कम होता है, 350 से 400 ग्राम के बीच में होता है। ये एक नॉर्मल जो है नवजात शिशु की बात की जा रही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अटैचमेंट थ्योरी क्या है, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताएंगे कि उन गहरे दीर्घकालिक बंधनों का वर्णन करता है अटैचमेंट, जो 2 लोगों के बीच बनता है, 2 लोगों के बीच जो संबंध बनता है, ऐसा गहरा संबंध जो हमारा क्या कहलाता है, अटैचमेंट कहलाता है। जैसे शिशु और उसकी देखभाल करने वालों के बीच बनने वाला संबंध, मतलब जैसे शिशु की कोई देखभाल अगर कोई कर रहा है, चाहे उसके माता पिता हो, दादा दादी हो, या कहीं अलग रह करके बच्चा अगर जिसके साथ भी पलेगा बढ़ेगा, उससे कुछ ना कुछ अटैचमेंट हो जाते हैं और गहरे अटैचमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट थ्योरी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर बोल रहा है कि शिशु लगाव के 4 पैटर्न बताइए। शिशु लगाव के कौन कौन से पैटर्न हैं, 4 पैटर्न कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर पहला लिखेंगे कि सुरक्षित लगाव, दूसरा परिहार लगाव, चौथा प्रतिरोधी लगाव और चौथा आपका असंगठित लगाव, ठीक है। तो ये 4 लगाव हैं जो शिशु के 4 पैटर्न हैं, लगाव के 4 पैटर्न हैं, जो आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं और इनको बता सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि असंगठित लगाव क्या है, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। असंगठित लगाव के बारे में तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि असंगठित लगाव पैटर्न जो है अक्सर उन बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो दुर्व्यवहार या फिर अपेक्षा या अन्य असंगत पालन पोषण प्रथाओं के अधीन रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं ऐसे बालक जो दुर्व्यवहार में पले बड़े हैं, या अपेक्षा या ऐसी असंगत में पालन पोषण, मतलब कि ठीक ठाक उनकी संगत नहीं है, गलत संगतों में उनका पालन पोषण हुआ है, तो ऐसे बच्चों का क्या होता है, असंगठित लगाव होता है। असंगठित लगाव शैली वाले बच्चे अपनी देखभाल करने वालों को आराम एवं भय दोनों से के स्रोत के रूप में देखते हैं। मतलब कि जो असंगठित लगाव वाले शैली वाले बच्चे होते हैं, वो जो उनका पालन पोषण करते हैं भैया, देखभाल करने वाले को आराम के नज़र से भी देखते हैं और साथ ही साथ भय की नज़र से, दोनों प्रकार के नज़र से या दोनों के स्रोत के रूप में क्या करते हैं भैया, देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर असंगठित लगाव के बारे में बता देना रहेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लगाव क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो लगाव एक गहरा भावनात्मक संबंध है जो 2 लोगों के बीच में बनता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बता देना रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अटैचमेंट थ्योरी की शुरुआत किसने की है, तो आप लिखेंगे ब्रिटिश बाल मनोचिकित्सक एवं मनोविश्लेषक जॉन बॉल्बी। कौन भैया, जॉन बॉल्बी ने अटैचमेंट थ्योरी की शुरुआत की। इन्होंने लगाव को मनुष्य के बीच अस्थायी मनोवैज्ञानिक जुड़ाव के रूप में वर्णित किया है। मतलब बोल रहे हैं जो आपके जॉन बॉल्बी हैं, उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि लगाव जो है वो मनुष्य के बीच अस्थायी मनोवैज्ञानिक, क्या है, अस्थायी मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है, ठीक है। ये किसने बताया है, जॉन बॉल्बी ने, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बता देना रहेगा।
आसक्ति क्या है आपको यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है तो आप लिखेंगे हमारे जीवन में विशेष लोगों के साथ हमारा एक मजबूत और स्नेहपूर्ण संबंध होता है, ठीक है, जिन्हें आसक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? आसक्ति कहते हैं, आसक्ति, ठीक है, आसक्ति नहीं, आसक्ति, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जब भी हम उनके साथ बातचीत करते हैं या उन्हें तो हमें खुशी मिलती है और तनाव के समय आराम की भावना प्रदान करती है। मतलब बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे विशेष लोग होते हैं जो हमारे साथ एक मजबूत और स्नेहपूर्ण क्या करते हैं, संबंध रखते हैं, और उसी को हम आसक्ति कहते हैं, जिनसे अगर हम बातचीत करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिलती है और साथ ही साथ अगर हमें तनाव है तो उसमें हमें आराम भी मिलता है, ठीक है, मतलब आराम की भावना होती है कि तनाव था, इनसे बात कर ली भाई, एकदम मज़ा आ गया, रिलैक्स हो गए, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मानसिक विकास क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि एवं विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार समायोजन करता है और समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने में अपनी मानसिक शक्तियों का सामर्थ्य पाता है, ठीक है, मतलब बोल रहे हैं कि आप मानसिक विकास या बौद्धिक विकास, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। इसका तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं से ले सकते हैं या फिर ऐसी क्षमताओं से ले सकते हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं कि व्यक्ति के बदलते परिवेश में, जैसे कि समय के साथ साथ क्या होता है, चीज़ें बदलती जा रही हैं। पहले हमारे पास कीपैड का वो ट्रेन ट्रेन वाला फ़ोन होता था ना, वो जिसे हम क्या बोलते थे, अरे जो पुरानी पिक्चरों में दिखाते हैं। फिर हमारे पास कीपैड आया, फिर धीरे धीरे टच स्क्रीन आया, टच स्क्रीन में हमारा 3G आया, 4G आया, 5G अब आ गया है और आगे चल के 6G आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखें, जो हमारा परिवेश है वो धीरे धीरे क्या होता रहा है, बदलता हो रहा है। तो इसमें मनुष्य क्या करता है, इन बदलते परिवेशों में समायोजन कर पाता है, ठीक है, समायोजन कर पाता है, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा कि ये क्या है, धीरे धीरे अपडेट लाते रहते हो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे बदलता रहता है और साथ ही साथ जो उनके सामने कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है, इन चीज़ों की वजह से काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जिससे कि पहले 3G फ़ोन था, 2G फ़ोन था, कीपैड था, टच था, तब उस समय पे गूगल पे वगैरह नहीं होते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब गूगल पे चलने लगा तो उनको चिंता रहती है कहीं कोई पैसा न निकाल ले, कहीं ज़्यादा पैसा कट ना जाए। तो ये सारी जो समस्याएं आती हैं तो इनका निदान भी वो आराम से क्या करता है, ढूंढ पाता है अपनी मानसिक शक्तियों की वजह से। तो इसी को हम मानसिक विकास या बौद्धिक विकास कहते हैं, आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि गाल को सहलाने की प्रक्रिया में शिशु अपने सिर को स्पर्श की ओर घुमाता है और चूसने का प्रयास करता है। इसे क्या कहते हैं भैया, रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी छोटा बच्चा है, जब आप उसके गाल को धीरे धीरे सहलाएंगे तो अपना मुंह उसी जिस तरफ आप सहला रहे हैं उसी तरफ वो घुमाएगा और साथ ही साथ जो हाथ है उसको चूसने का प्रयास करेगा। तो वही आपका रूटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संवेदी उत्तेजनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आप लिखेंगे कि संवेदी उत्तेजनाएं 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला आता है श्रवण, सुनने का जो है क्षमता, दृश्य जो देखने की क्षमता है, स्पर्श छूने के बाद जो है, ठीक है, घ्राण और आपका स्वाद उत्तेजना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की संवेदी उत्तेजनाएं बताई गई हैं जो संवेद से संबंधित हैं। ये सभी किसी ना किसी तरह से एक शिशु के विकास को बढ़ाते हैं और ये सभी उत्तेजनाएं क्या करती हैं, किसी ना किसी प्रकार से उसको बढ़ाती हैं, ठीक है, उसके विकास को बढ़ाती हैं, ठीक है। बात करते हैं संवेद किसे कहते हैं, ठीक है, संवेद किसे कहते हैं। तो संवेद या जिसे हम इंद्रिय बोध कहते हैं या इसे सेंस कहते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के अभी आपने सेंसेस सुने, कौन से हैं, एक तो है सुनना, ठीक है, दूसरा देखना, तीसरा सूंघना, चौथा टच करना और पांचवा स्वाद लेना। ये 5 प्रकार के सेंसस होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं, संवेद बोलते हैं। तो संवेद क्या करता है, उन शारीरिक क्षमताओं को कहते हैं जिनसे प्राप्त हुए ज्ञान से किसी जीव को अपने वातावरण का बोध होता है। मनुष्य के 5 संवेदी अंग होते हैं, कौन से होते हैं,
आँख होता है, कान होता है, त्वचा होती है, नाक होती है और आपकी जीभ होती है, ठीक है। तो हम आँखों से क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं, कानों से सुनने का, त्वचा से छूने का, नाक से सूंघने का और जीभ से किसी चीज़ का स्वाद लेने का की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बता देना है संवेद के कितने 5 अंग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है संवेदना किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। संवेदना को हम संवेदी उत्तेजना भी कहते हैं। संवेदी उद्दीपनों के विभिन्न स्वरूप जैसे कि विद्युत चुंबकीय दबाव, ठीक है, ध्वनि तरंगे के बीच संबंध में एवं ज्ञानेंद्रियों जैसे कि आँख, जीभ, त्वचा, कान, नाक के द्वारा उनको एहसास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संवेदना कहलाती है, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि आपको कान दे दिया जाए बट सुनाई ना पड़े तो उसको हम क्या कहेंगे, या कान से आप सुन पा रहे हैं तो उसको आप संवेदना कहेंगे। जो सुन पा रहे हैं वो संवेदना कहलाएगा, कान आपका संवेद है, ठीक है। और संवेदनी और उससे जो ग्रहण कर रहे हैं उसको हम संवेदी कहते हैं, ठीक है। सुनने के बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसको संवेदी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है संवेदना के बारे में भी आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछ रहा है परमिशिव परमिशिव पेरेंटिंग क्या है, इसको आपको यहाँ पर बताना है। तो परमिशिव पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने निर्णय लेने देते हैं। मतलब क्या करते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि वो अपना निर्णय ले कि उसको क्या पसंद है, क्या करना है, और बच्चों की ज़िंदगी बच्चों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल नहीं देते हैं। मतलब हर चीज़ पे रोकना टोकना नहीं होता है, उसी को परमिशिव पेरेंटिंग कहते हैं। परमिसिंग पेरेंटिंग क्या होता है भैया, में बच्चों को प्यार से रखा जाता है। क्या किया जाता है, प्यार से रखा जाता है, उनको ज़्यादा जो है दबाव में रखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बच्चों के पालन पोषण के कितने तरीके होते हैं, अर्थात पेरेंटिंग स्टाइल कितने प्रकार की होती है, आपको यहाँ पर बताना है। पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में आपको बताना है कितने प्रकार की होती है, या बच्चों के पालन पोषण के कितने तरीके होते हैं, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि बच्चों के पालन पोषण के तरीके या फिर पेरेंटिंग स्टाइल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका परमिसिवी, ठीक है। क्या है, परमिसिव। परमिसिव में क्या होता है, बच्चों को प्यार से रखा जाता है। दूसरा होता है अथॉर अथॉरी अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव मतलब इसमें अनुशासन से रखा जाता है। दूसरा है निग्लेक्टिंग, बच्चों की बातों या विचारों को नज़रअंदाज किया जाता है। और चौथा आपका है अथॉरिटेरियन, जिसको में क्या होता है, सारा निर्णय कौन लेते हैं, आपके माता पिता लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तेजना से क्या आशय है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि क्रोध, काम आदि भावों को के तीव्र आवेग की वह स्थिति जिसके कारण प्राणी संयम ना रह पाए, ठीक है, संयत ना रह पाए, ठीक है, उसे हम उत्तेजना कहते हैं। मतलब बोल रहे हैं क्रोध काम की ऐसी भावना, ऐसी तीव्र भावना जिससे क्या होता है, प्राणी अपने ऊपर संयम नहीं रख पाता है, उसी को उत्तेजना कहते हैं। दूसरा बताते हैं रोष, क्रोध एक प्रकार की भावना, भावावेग, ठीक है, भावावेग या शरीर के किसी विशेष अंग के विशेष रूप से होने वाली असाधारण क्रियाशीलता उत्तेजना कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उत्तेजना के बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वंशानुक्रम क्या है, आपको यहाँ पर बताना है वंशानुक्रम का अर्थ। तो वंशानुक्रम के अर्थ को बताते हुए आपके जेम्स ड्रेबर महोदय ने लिखा है कि जब माता और पिता को शारीरिक एवं मानसिक गुणों, जो माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुण होते हैं वे क्या होते हैं भैया, संतान को मिल जाते हैं, ठीक है। संतान को, पुत्री को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। ये आपके किसने बताया है, जेम्स ड्रेबर ने बताया है। पीटरसन के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को जब अपने माता पिता या उनके पूर्वजों, ठीक है, जो भी संग्रहित है, मतलब जो कुछ भी उनके गुण थे वो क्या होते हैं, उनका प्रभाव बच्चों के ऊपर देखने को मिल जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, वंशानुक्रम। मतलब पूर्वजों का प्रभाव या माता पिता का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ने लगे, ठीक है, वो चीजें दिखने लगे, तो वही आपका वंशानुक्रम कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिशु उत्तेजना चिकित्सा कौन करता है भैया, शिशु उत्तेजना चिकित्सा कौन करता है।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे शिशु उत्तेजना थेरेपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, चिकित्सा भी कहते हैं, कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित बाल विकास विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो शिशु उत्तेजना थेरेपी होती है या चिकित्सा होती है, इस कार्यक्रम के लिए जो है किसको किया जाता है, एक प्रशिक्षित बाल विकास विशेषज्ञ जो होता है वही क्या करता है, शिशु उत्तेजना थेरेपी या फिर चिकित्सा करता है। माता पिता या अन्य प्राथमिक देखभाल करने वाले को कार्यक्रम के दैनिक घरेलू कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि माता पिता हों या फिर जो भी उनकी प्रारंभिक देखभाल कर रहा हो बच्चे को, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनको इस कार्यक्रम के लिए जो दैनिक मतलब कि रोज के जो घरेलू कार्यान्वयन है उसके लिए उनको पढ़ाया जाता है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी रहेंगी और बच्चे से करवानी रहेंगी। ठीक है, तो यही आपका शिशु उत्तेजना, ठीक है, शिशु उत्तेजना थेरेपी कहलाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कौन करता है, पहले तो आपको ध्यान में रखना है बाल विकास विशेषज्ञ जो होता है, प्रशिक्षित बाल विकास विशेषज्ञ जो होता है वही करता है, उसी की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ उसी के द्वारा बताई गई चीज़ें माता पिता या भी जो कोई भी पालन पोषण कर रहा है बच्चे को, वो क्या करता है, सीखता है और आकर के अपने घर पर उन्हीं चीज़ों को दोहराता है। तो वही आपका क्या कहलाती है, शिशु उत्तेजना चिकित्सा कहलाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है कि नवजात शिशु को का रोना क्यों आवश्यक है। मतलब नवजात शिशु जो बच्चा पैदा होता है उसका रोना क्यों आवश्यक होता है, यहीं पर आपको बनाना है। तो बोल रहे नवजात शिशु का क्रंदन अर्थात रोना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रोने से उसके फेफड़े फूल जाते हैं। क्या होते हैं, जो फेफड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, जिससे उसकी श्वसन प्रक्रिया जो है आरंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इसीलिए नवजात शिशु का रोना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है टीकाकरण किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधकता क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है या पिलाई जाती है या इंजेक्शन के द्वारा या किसी अन्य रूप में दी जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। तथा इस ये जो क्रिया होती है उसको हम टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, जो दवा दी जाती है, खिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में इंजेक्शन वगैरह से दी जाती है उसको हम टीका कहते हैं, और जो ये क्रिया होती है वो हमारी टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। मतलब बोल रहे हैं कि जैसे कोई ऐसे रोग हैं, संक्रामक रोग हैं, जिनकी रोकथाम के लिए क्या किए जाते हैं भैया, जो ये टीकाकरण है ये करवाया जाता है। तो ये सबसे सस्ती विधि होती है और साथ ही साथ सबसे प्रभावी विधि भी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और बाकी वीडियो पसंद आया तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। किसी और पेपर का वीडियो चाहिए तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।